Welcome to Object-Oriented Programming. My name is Mohammad Atiq. Object-Oriented Programming के लिए हम C++ को एज लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे और पहले प्रोग्रामिंग के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग C++ में कैसे होती है उसे सीखेंगे और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। C++ एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसे सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आज की इस कनेक्टेड वर्ल्ड में दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी वेब बेस्ड ट्यूटोरियल्स आपको दस्तयाब हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं C++ को सीखने के लिए। कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं। इसी तरीके से बहुत सी किताबें हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है इसे C++ को सीखने के लिए। यानी स्ट्रॉस्ट्रप बेसिकली क्रिएटर हैं C++ के, जिन्होंने इस लैंग्वेज को लिखा था। उन्होंने बहुत सी टेक्स्ट प्रोड्यूस किया है C++ लैंग्वेज के हवाले से। इसके अलावा सैम्स की टीचर्स ऑफ C++ इन 1 hour a day बाय सिद्धार्था राव। दिस इज़ वन वेरी गुड बुक। मुझे सैम्स की किताबें ज़ाती तौर पर ज़्यादा पसंद हैं। वॉल्टर सैवेज की किताब भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एकेडमिक कम्युनिटी में C++ को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। और इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज़ आजकल दस्तयाब हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप C++ सीख सकते हैं। ये भी ऐसी ही एक काविश है। तो हम अपने पहले लेसन का आगाज़ करते हैं जिसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री, प्रोग्रामिंग और जो C++ के फ़ीचर्स हैं उनके बारे में ब्रीफ सी ओवरव्यू लेंगे। C++ बुनियादी तौर पर C से निकली हुई, C से बढ़ती हुई एक लैंग्वेज है जिसे यानी स्ट्रॉस्ट्रप ने 1979 में बेल लैब्स में तैयार किया। C भी बेल लैब्स में ही बनी थी, यूनिक्स भी बेल लैब्स में ही बना था और C++ की पैदाइश भी बेल लैब्स में ही हुई। जो बुनियादी फ़र्क C के मुकाबले में C++ में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो ये था कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को सपोर्ट करती है, जबकि C जो लैंग्वेज है वो सिर्फ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तक महदूद थी। C++ में भी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का फ़ीचर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ीचर भी मुहैया किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसे तो हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। फ़िल वक्त हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा आइटम्स को लिस्ट करते हैं और फिर उन डेटा आइटम्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उनको हम उसके साथ लिस्ट कर लेते हैं। सो दिस गिव्स अस अ डिफरेंट इंटुइशन ऑन मॉडलिंग द प्रॉब्लम्स, ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये टर्म्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनके क्या फ़वाइद होते हैं, इन्हें हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एज सच स्टडी करना शुरू करेंगे। फ़िलहाल हम C++ के बुनियादी फ़ीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि C++ ही की एक्सटेंशन के तौर पे जो है इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि C++ सीखने के लिए C का जानना ज़रूरी है। वी विल बी स्टडिंग C++ एज अ स्टैंड अलोन लैंग्वेज विदाउट एनी प्रीरेक्विजिट ऑफ नोइंग C इन एनी सेंस। C++ के फ़वाइद क्या हैं, मुख्तलिफ एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये कि हम C++ को एक मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, इट्स अ मिडल लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो आमतौर पे हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती हैं, इसलिए फ़ास्ट एग्जीक्यूट होती हैं। इसकी दो बेहतरीन मिसालें जो हम जानते हैं वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उनमें वो एक्सप्रेसिबिलिटी नहीं होती, वो रीडेबिलिटी नहीं होती, वो लर्नेबिलिटी नहीं होती जो एक ह्यूमन प्रोग्रामर को सूट करती है। लिहाजा बहुत सारी सिचुएशंस में एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अगेंस्ट जो हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेज है, दैट इज़ लाइक C एंड C++ आर जनरली रिगार्डेड एज मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर से थोड़ा दूर होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती और उनमें कुछ एक्सप्रेसिबिलिटी भी होती है। लिहाजा एफिशिएंसी और एक्सप्रेसिबिलिटी के बिल्कुल दरमियान में हम C और C++ को देखते हैं। तो इससे मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को किसी हद तक हाई लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस भी हासिल होते हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस भी हासिल होते हैं। इसके अगेंस्ट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती हैं।
उनमें एक्सप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है और उन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करना, कोड करना कदरे आसान समझा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब भी होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो चीज़ कोड की जाएगी उसको ट्रांसलेशन स्टेप्स ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे और उसकी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो इन जनरल हम ये कहते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बेस्ट फीचर्स हैं वो हमें मिडिल लेवल लैंग्वेज में दस्तयाब होते हैं। इस चीज़ को मिडिल लेवल लैंग्वेज का डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है कि ये लो लेवल या हाई लेवल नहीं है। अगर एक्सप्रेसिबिलिटी रखनी है तो फिर हम बिल्कुल हाई लेवल की तरफ चले जाएं, और अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए तो फिर समहाउ हमें लो लेवल में ही कोड करना चाहिए। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ एंड पीपल कैन आर्ग्यू अबाउट दीज थिंग्स इन बोथ वेज। बट जनरली स्पीकिंग और जो आज की कंप्यूटिंग की स्टेट है उसको देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बेस्ट फीचर्स को यूटिलाइज़ करती हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं प्रोग्रामिंग के लिए, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इस पिरामिड में देखें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आम तौर पे जो ज़्यादा यूज़र ओरिएंटेड एप्लीकेशंस हैं, एंड यूज़र एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसकी मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। गेम्स डेवलप करना या वर्ड प्रोसेसर या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आम तौर पे हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप की जाती हैं। ऑल्दो इसमें फ़र्क हो सकता है, इनके कुछ कंपोनेंट्स मिडिल लेवल और कुछ कंपोनेंट्स लो लेवल में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल जो है that is with operating systems, compilers, device drivers, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो ऐसी यूटिलिटीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आमतौर पे जिनको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होना होता है या जहां इनएविटेबल हो कि लो लेवल लैंग्वेज ही इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पे फाइल कंप्रेसर है, एंटीवायरस है। इसी तरीके से जो कंपाइलर्स के वो पार्ट्स जिन्होंने मशीन लैंग्वेज से जिन्होंने मशीन लेवल पे ट्रांसलेशंस करनी होती हैं वो भी हमें मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं। कुछ मिसालें जो C++ की हमारे सामने हैं उसमें एक बहुत प्रोलिफिक एग्जांपल तो ये है कि अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम C++ को यूज़ करते हुए कोड किए गए हैं। मिसाल के तौर पे लिनक्स में C और C++ का काफ़ी शेयर है, विंडोज़ में है, मैक ओएस है, इसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा शेयर है। तो जो तीन बड़े पॉपुलर वेरिएंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी C++ को इस्तेमाल करते हैं, C एंड C++ को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डेटाबेसेस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक MySQL है, ओरेकल है, दे मेक गुड यूज़ ऑफ C++। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर C++ का बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे MS ऑफिस के अंदर भी C++ को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। YouTube की भी जो बैक एंड पे वीडियो प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर C++ का इस्तेमाल काफ़ी है। गूगल अपने बैक एंड पे बहुत सारी सर्विसेज के अंदर C++ का इस्तेमाल करता है। इसी तरह फायरफॉक्स एक बहुत पॉपुलर ब्राउज़र है जो कि काफ़ी सारा पार्ट जिसका C++ में लिखा गया है। ऐसा बहुत कॉमन है कि एक पैकेज सर्विस को अगर हम देखें तो उसके कुछ कंपोनेंट्स लो लेवल लैंग्वेज में, कुछ मिडिल लेवल लैंग्वेज में और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हों। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेंज थिंग एट ऑल। अब एक C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए ज़ाहिर है कि इंटुइटिवली जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे वो नोटपैड हो सकता है, ठीक है। मीन्स टू आस्क द प्रोसेसर टू रन एग्जीक्यूटेबल ऑफ दैट प्रोग्राम, राइट। सो अगर हम टेक्स्ट एडिटर को लॉन्च करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रोसेसर से कह रहे हैं कि वो टेक्स्ट एडिटर की जो एग्जीक्यूटेबल है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। टेक्स्ट एडिटर की एग्जीक्यूटेबल ज़ाहिर है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, एज प्रोग्राम लिखी गई है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट करके इस सूरत में लाया गया है कि उसको एग्जीक्यूटेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और रन किया जा सकता है वंस इट इज़ नीडेड। सो आम स्टेप जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के वो ये हैं कि सबसे पहले हमें कोड लिखना है यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, और आमतौर पे जो C++ के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन CPP रखी जाती है। फिर कोड लिखने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं यूजिंग अ कंपाइलर, राइट। और कंपाइल जब करते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है जो .o हो सकती है या .obj हो सकती है। इसके कंपाइलेशन के अंदर डिपेंडेंसीज इग्नोर कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी फ़ाइल को इसके साथ लिंक करना है तो वो फ़ाइल यहाँ पे लिंक नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्ट फ़ाइल आमतौर पे मशीन कोड ही उसके अंदर मौजूद होता है। और आखिरी स्टेप जो है वो आमतौर पर लिंकिंग होता है। लिंकिंग में अगर कोई फ़ाइल कंपाइलेशन के दौरान इंडिकेट की गई थी कि जिस लाइब्रेरी को फ़ाइल इसके अंदर इंक्लूड करना है C++ के प्रोग्राम के अंदर, तो लिंकिंग के अंदर उस फाइल को भी लिंक कर दिया जाता है और उसके नतीजे में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल
फ़ाइल जनरेट हो जाती है जिसको एग्जीक्यूट करके उसके फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं आमतौर पर जो C++ के प्रोग्राम से लिखने से लेकर उसके नताइज हासिल करने तक हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। देन इट इज़ कॉमन टू एग्जिबिट एरर्स। जब हम प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है कि उसके अंदर एरर्स एग्जिबिट करते हैं, हम आमतौर पे बग्स कहते हैं। जब कंपाइलर कोई एरर्स जनरेट करता है उसको रीड करना, उसको समझना एक सबर आज़मा काम होता है, एंड यू हैव टू पॉन्डर हार्ड समटाइम्स इट्स क्वाइट टीडियस। आमतौर पर जो हमारे पास अच्छे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर डिबगिंग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल होते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी एबल टू डिबग आवर कोड। फॉर दैट वी मस्ट कोड केयरफुली. We must understand the result of compilation process. If we are careful and if we have good experience with it, it becomes incrementally easy for us to understand where the error is and how to fix it. Next, we talk a bit about integrated development environments. यानी ऐसे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स जिसमें प्रोग्रामिंग करने के तमाम लवाजमात इकट्ठे कर दिए जाते हैं। लाइक हमें अगर C++ के केस में एडिट करना है प्रोग्राम को या लिखना है और फिर उसको कंपाइल करना है और लिंक करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक ही एनवायरनमेंट के अंदर से इन्वोक की जा सकती हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैसर है। लिनक्स के ऊपर एक बहुत कॉमन जो हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ GCC, दैट इज़ GNU कंपाइलर कलेक्शन। उसमें जो पर्टिकुलर वेरिएंट C++ के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम G++ कहते हैं। और जो विजुअल सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत कॉमन है लिनक्स के अंदर दैट इज़ Eclipse। इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कोड C++ प्रोग्राम्स, और हमारे पास ये सहूलत भी मैसर है कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर भी जो लिनक्स का कंपाइलर है G++ उसको कॉन्फ़िगर कर सकें और चला सकें यूजिंग MingW, दैट इज़ द मिनिमल GNU फॉर विंडोज़। ये लिंक मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यू कैन यूज़ दिस लिंक टू लुक एट ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस विच आर basically needed to be taken care of if you need to install MingW on Windows 10, right? So ये सारी instructions इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे दस्तयाब हैं। इन्हें फॉलो करते हुए आप इस एनवायरनमेंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आखिर में ये सारा जो प्रोसेस है एक वीडियो के अंदर भी यहाँ पे दिया गया है इसका लिंक, सो यू कैन फॉलो दैट। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन फ़ी ज़माना ये है कि हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर्स बहुत सारे दस्तयाब हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स प्लेस कर दिए हैं। ये तमाम जो हैं वो ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं C++ के, यानी इन पेजेस को ओपन करके आप C++ को डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज। आई पर्टिकुलरली लाइक दिस Replit.com, सो वी विल बी यूजिंग दिस। Replit.com के अंदर अपना पहला प्रोग्राम अभी लिखकर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। Replit.com जो है दैट इज़ हियर। इफ़ यू ओपन दिस Replit.com तो यू कैन फर्स्ट साइन इन, आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए आपके पास गूगल के ज़रिए जीमेल के ज़रिए साइन इन करने की ऑप्शन मौजूद होती है। सो इफ़ यू साइन इन तो आप गूगल के ज़रिए साइन इन करके यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स इसके पास दस्तयाब हैं। सो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वो रैपल जिस लैंग्वेज के अंदर आप कोड करना चाहते हैं। सो C++, पाइथन, ये मैंने 3 चूज़न लैंग्वेज हैं जिनमें मैं आमतौर पे कुछ लिखना पसंद करता हूँ। सो you can choose your language here and then the REPL will be initiated. Okay. But there are multiple options. इसके अलावा भी बहुत सारी options दस्तयाब हैं जहां आप ऑनलाइन कंपाइलेशन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स की। So let's look at our first C++ application, first C++ program. ये जो टर्म है एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ऐप, आमतौर पे हम इन टर्म्स को फ़िलहाल इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते रहेंगे, सो डोंट फील कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो इफ़ यू लुक एट दिस कोड, तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड बी एबल टू रीड व्हाट इज़ रिटन हियर। सो जस्ट टू
say that this is a simple code that will simply print hello world on the screen. So इसने इतना ही काम करना है। आमतौर पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि पहला कोड हम यही लिखते हैं कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं अक्सर। सो ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू रीड व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेड हियर। सो जो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज़ दिस हैश साइन। इसको हैश साइन भी कहते हैं, कुछ लोग पाउंड साइन भी कहते हैं, कुछ लोग नंबर साइन भी कहते हैं। वी यूजुअली कॉल इट हैश, सो वी रीड इट एज हैश इंक्लूड, राइट? आफ्टर हैश इंक्लूड वी सी that this is read as IO stream. You can also call it input output stream. ये क्या होती हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। int main, then if you read this is std. Std stands for standard. This is a namespace. What is a namespace we will explore later. And then double colon, and then you see that this is C out, right? We usually read it as C out. You can also call it console out. And then this is the insertion operator, and this is hello world, the string literal that we want to print on the screen. And this end L basically stands for end line. That means that we want this to be printed on screen, and then we want the cursor to move to the next line, right? So इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें ट्रिवियली रीडेबल नहीं थी, मैंने उनको सिर्फ रीड आउट कर दिया है। बाकी इस प्रोग्राम का एनालिसिस हम थोड़ा सा आगे चल के यकीनन करेंगे। This is a very important note here, that the devil is in the detail, meaning that you need to be typing your code in exactly the same way as shown in the listing. Compilers, fortunately or unfortunately, are very strict. आप छोटी सी भी कोई मिस्टेक अगर कर देंगे तो आपको एरर्स की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट उसके नतीजे के तौर पे देखनी पड़ सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक एक्सट्रीम केयर व्हाइल टाइपिंग इन योर कोड। ओके, सो वी फर्स्ट टेक दिस कोड को यहाँ से लेते हैं और so I create the C++, so I just name it test. So this is where it is. So if you see, by default भी हमारे पास इसी टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, but we simply paste our code here. So we have set this hash include iostream, int main, standard out, C out, hello world, standard end line, and then return 0. You can execute your code from here. So if you press run, you will be able to see the output here in the console window. So we run it and we see that hello world is printed here, right? So the output is here. एक और ऑप्शन हमारे पास एग्जीक्यूट करने की ये है कि हमारी ये फाइल जो है ये इसका नाम है main.cpp। तो हम यहाँ शेल में जाकर लिख सकते हैं g++ और फिर सोर्स फाइल का नाम विच इज़ main.cpp, फिर ऑब्जेक्ट फाइल का नाम जो हम आउटपुट फाइल इसके अंदर क्रिएट करेंगे, हम इसका नाम फ़र्ज़ करें कि आउट फाइल रख लेते हैं, राइट? सो दिस इज, सॉरी, we need to give a space here. So this -o indicates that what we are writing next is the name of the output file, and then we write the name of the okay, we have specified that we have already specified. So अब हम इस कमांड के ज़रिए इसको कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, राइट? सो इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द डिस्प्ले दैट मीन्स कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, एंड यू सी कि आउट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है as the resultant file, and now we can execute this out file like this, and you will be able to see this hello world. So there are two options. आप कंसोल में रहिए और यहाँ रन प्रेस करके डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या शेल में जाके कमांड लाइन से भी आप इस कमांड के ज़रिए इसको पहले कंपाइल और लिंक कर सकते हैं और फिर इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो नरेटेड हियर दैट यू कैन यूज़ द कमांड लाइन और शेल टू कंपाइल and execute your program. Like you write the name of the compiler,
-o the name of the output file and then the source code file name. Source code file name पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, that's all right. So it would go something like this, right? So G++ -o output file name and then the source file name. Source file name अगर आप यहाँ पे भी लिख देंगे तो that will be all right. And execute करने के लिए आप you write this ./hello. Hello is the name of the file and ./ usually indicates that when you execute तो आमतौर पे bin में जाके लोकेट करता है उसे. ./ जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि करंट डायरेक्टरी में ही आपने इस एग्जीक्यूटेबल को लोकेट करना है और एग्जीक्यूट करना है. Okay. So as I mentioned earlier that there can be errors while you're programming, while you're writing your code. And compilers are painfully exact in their requirements, yet good ones make a decent effort at telling you where you have made mistakes. अच्छा कंपाइलर हम उसे कहें, वो उसे नहीं कहेंगे जिसमें एरर्स नहीं आएंगे. एरर तो अगर हमारे कोड के अंदर हमने कोई मिस्टेक छोड़ दिया तो वो एरर तो रहेगा उसके अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. लेकिन अच्छा कंपाइलर जो होता है वो एरर की इंडिकेशन या डिस्क्रिप्शन अच्छी देता है, जिसको पढ़ के हमें हमारे लिए ये समझना आसान हो कि एरर कहाँ है और क्या है. राइट. सो मिसाल के तौर पे अगर हम अपना ये जो कोड हमने अभी यहाँ पे लिखा है, हम सिंपली ये करते हैं कि ये सेमीकोलन यहाँ से हटा देते हैं. सो आई हैव रिमूव्ड दिस सेमीकोलन फ्रॉम हियर, राइट, एंड नाउ आई रन दिस. सो यू सी इट हैज़ गिवन अस एरर, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर एक्सप्रेशन दिस. और ये यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है कि ये जगह है और यहाँ पे पॉसिबली ये सेमीकोलन होना चाहिए. 1 error generated and compiler exit status 1. That means there was some error in it. So let's take the semicolon away from our code and we see that we have exhibited this error here. Now if we look at this error, if we try to carefully understand this error, it is easy enough for us to locate the location where the error is and possibly what the error is. तो कंपाइलर ने हमें एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है जिसमें वो लोकेशन भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना था जो आपने नहीं लगाया या आप लगाना भूल गए हैं. सो पॉसिबली प्लेसिंग अ सेमीकोलन हियर मे फिक्स योर प्रॉब्लम, राइट. कंपाइलर टू कंपाइलर जो एरर्स की डिस्क्रिप्शन है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है. कुछ कंपाइलर अगली लाइन के ऊपर एरर इंडिकेट कर रहे होते हैं. लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा मुमकिन है कि आपको एरर मैसेज जो है वो ये ना आए कि यहाँ पे मिसिंग है, बल्कि ये आए कि इस लाइन रिटर्न 0 से पहले कोई एरर है, राइट. सो इट कैन बी रिलेटिवली वेग एट टाइम्स. मुख्तलिफ कंपाइलर्स एरर्स की इंडिकेशन मुख्तलिफ अंदाज में देते हैं और वो आपके लिए समटाइम्स समझना आसान होता है, समटाइम्स उसको समझना इतना आसान नहीं होता. सो इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. Okay. One important lesson here is that line breaks don't automatically terminate statements in C++ as they do in some other languages such as Python. If you have, for example, if you have seen Python में अगर आप एक स्टेटमेंट एक लाइन पे लिखते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करके नई लाइन पे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब इंटरप्रेटर के लिए ये होता है कि पिछली लाइन, पिछला एक्सप्रेशन वहाँ ख़त्म हो गया. लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता. In C++, it is possible to have a statement spanning multiple lines. आप ऐसी statement लिख सकते हैं जो multiple lines पे हो. It is also possible to have multiple statements in a line with each statement terminated by a semicolon. ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक ही लाइन में multiple statements लिख दें. शर्त यह है कि हर statement के आखिर में semicolon आपको place करना होगा. जैसे अगर आप इस केस में देखें तो we place a semicolon back here and then we say return here. अब ये देखिए दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखी हुई हैं. अहम चीज़ क्या है? सेमीकोलन प्लेस्ड है. सो ये दो स्टेटमेंट्स ही रहेंगी, इससे कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट. सो बुनियादी तौर पर C++ के अंदर स्टेटमेंट की टर्मिनेशन सेमीकोलन से होती है. ऐसा नहीं होता कि आप सेमीकोलन के बगैर नई लाइन पे जाएं तो कंपाइलर ये समझे कि ठीक है पिछला एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया और अब आप नई लाइन पे नया एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. इट डजंट हैपन बाय डिफ़ॉल्ट. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द यूज़ ऑफ सेमीकोलन. सेमीकोलन के बगैर हम ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि हमारा एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया.
सी प्लस प्लस इवॉल्व होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो सी प्लस प्लस का जो बुनियादी कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, इट हैज़ रिमेन द सेम ओवर द ईयर्स। हाँ, कुछ नए इजाफे इसमें कुछ ज़रूर हो गए। मिसाल के तौर पे ऑटो की एक ऑप्शन इसमें आ गई। डेटा टाइप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इफ़ यू आर अवेयर विद पाइथन तो या कुछ और लैंग्वेजेस में हमारे पास ऑटो डेटा टाइप्स होती हैं, तो ऑटो की ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड कर दी गई। कुछ लैम्डा फंक्शंस भी इंक्लूड कर दिए गए। बट दीज आर द लेटर फीचर्स, वी माइट स्टडी दैम अ बिट एट द एंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स, not right now. These are some of the questions that I leave with you. Can I ignore warning messages from my compiler? So you will explore what it means. How does an interpreted language differ from a compiled language? What are runtime errors and how are they different from compile time errors? So इसको भी आप search out करेंगे. What is the difference between an interpreter and compiler? What does the linker do? And what are the steps in the normal development cycle of a program or an application. And then a couple of exercises. A program is given here and you are asked a question, what does the following code do? आपको ये बताना है लेकिन इसे execute किए बगैर आपने guess करना है कि ये कोड क्या करता है। And then the second thing you will do is कि आप इसे rapplet.com पे जाकर या किसी भी कंपाइलर जिसे आपने अपनी मशीन में इंस्टॉल किया है उसे इस्तेमाल करते हुए इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसका जवाब क्या आता है। एंड दिस इज़ सेकंड एक्सरसाइज। इसमें भी आपको पहले बाय नेकेड आई देखकर ये बताना है व्हाट डू यू थिंक इज़ द एरर इन दिस कोड, एंड देन वंस यू हैव एनालाइज्ड इट एंड यू फिगर्ड आउट व्हाटएवर देयर इज़, फिर आप इसे एग्जीक्यूट करके कंपाइल लिंक और एग्जीक्यूट रन करके देखेंगे कि वो जो आपने सोचा था क्या इसके अंदर वही एरर है या कोई और एरर है। सो दैट्स द एंड ऑफ लेसन 1।